हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथ्रो अड्डा। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज की सीरीज में नेक्स्ट थ्योरी जो हम करने जा रहे हैं दैट इज फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म स्कूल सबसे पहले क्रिटिसिज्म करता है क्लासिकल इवोल्यूशन और डिफ्यूजन के कंसेप्ट को। जैसे कि डिफ्यूजनिज्म के कंसेप्ट में हमने एक इसका क्रिटिसिज्म पढ़ा था कि ये जनरलाइज थ्योरी नहीं दे पाया था क्योंकि इसमें डेटा की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। हर एक एरिया का डेटा कलेक्ट करना, फिर उसके बाद ये पता लगाना कि किस टाइम में और किस स्पेस में किस एरिया से किस एरिया में जो डिफ्यूजन है कल्चरल ट्रेड का वो हुआ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा डेटा की रिक्वायरमेंट होती है और हर जगह का एरिया का डेटा कलेक्ट कर पाना एक ईजी टास्क नहीं है, इसलिए डिफ्यूजनिज्म कोई जनरलाइज थ्योरी नहीं दे पाया था। तो फंक्शनलिज्म इसको ही क्रिटिसाइज करते हुए कहता है डेटा की स्कार्सिटी होने की वजह से हमें एक दूसरे अप्रोच की तरफ शिफ्ट करने की ज़रूरत है। ये फंक्शनलिज्म का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले इंस्पायर्ड हुआ है हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपना कंसेप्ट दिया था जिसमें उन्होंने सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करा था। हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग जैसे एक ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और बहुत सारे सिस्टम्स हमारे अंदर होते हैं और हर एक सिस्टम का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करता है। मतलब कोई भी सिस्टम अगर बॉडी में प्रेजेंट है तो वो स्पेसिफिक फंक्शन की वजह से प्रेजेंट होगा। इसी तरह से ये कहते हैं सोसाइटी में भी जितने भी ग्रुप्स या इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशंस जिससे एक सोसाइटी बनती है उसका एक कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इसलिए वो सोसाइटी में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये एमिल डुर्खिम से भी इंस्पायर थे। एमिल डुर्खिम जो है उन्होंने कहा था कि एक जो सोसाइटी है वो इट टेंड्स टू बी रिमेन इन इक्विलिब्रियम। एक सोसाइटी है, मान लीजिए उसके जो पीपल हैं, सोसाइटी अपने मेंबर्स से ही बनती है और मेंबर्स अगर एंशियस है, वो एनएग्जाइटी से गुजर रहे हैं, तो वो अपनी एनएग्जाइटी को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो ये कहते हैं कि इसी से ये मैजिक, रिलीजन, ये सब चीज़ें आई हैं। तो कोई भी सोसाइटी है उसके मेंबर्स हैं वो अपनी जो है वो अपने इक्विलिब्रियम में रहने की कोशिश करते हैं। ये एमिल डुर्खिम का कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट से इंस्पायर्ड होकर बाद में फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट आता है। अब फंक्शनलिज्म के कंसेप्ट की मीनिंग को समझते हैं। फंक्शनलिज्म इज द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन सोसाइटी फंक्शंस। एक ह्यूमन सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, और जो ये कंसेप्ट है वो सिंपल सोसाइटी को स्टडी करके दिया गया है। मतलब इसमें भी फील्ड वर्क तो हुआ ही है। ये कहते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि सिंपल सोसाइटी में स्टडी करके सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, वो फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट कहता है। सेकंड, ये कहते हैं कि एक सोसाइटी एक सिस्टम की तरह है, किसी भी और सिस्टम। जैसे मान लीजिए हम एटॉमिक सिस्टम को ले लेते हैं। अब एक जो एटम होता है, एक एटम में प्रोटॉन्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और वो इस एटम के अराउंड मूव कर रहे होते हैं, या जैसे हमने पढ़ी हुई है ऑर्बिटल शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो होते हैं प्रोटॉन्स जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, उसको बैलेंस करते हैं। तो एटॉमिक सिस्टम या कोई भी वर्ल्ड का सिस्टम जैसे सोलर सिस्टम है, उसमें जो कुछ भी प्रेजेंट होगा वो एक दूसरे को इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए या किसी ना किसी फंक्शन के लिए उस सिस्टम में उसके जो एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से सोसाइटी का जो सिस्टम है उसमें जो सोसाइटी में उसके एसोसिएशंस, ग्रुप्स, ये सब होते हैं, वो उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए या उस सोसाइटी के फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो भी इस ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन या सोसाइटी के जो एसोसिएशंस होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मान लीजिए सोसाइटी के हम एसोसिएशंस या ग्रुप्स की बात करें तो सोसाइटी में मैरिज का सिस्टम होता है, सोसाइटी में पॉलिटिकल सिस्टम होता है, इसके अलावा इकोनॉमिक सिस्टम होता है। तो इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। सॉरी, इकोनॉमिक सिस्टम, मान लीजिए कोई सोसाइटी है जिसमें पॉलिटिकल रूल्स ऐसे आ गए हैं, ऐसी कंडीशन, पहले तो सोसाइटी की कंडीशंस ऐसी आ गई हैं जिससे पॉलिटिकल रूल्स ऐसे बने हैं जो मोनोगैमी को अलाउ करते हैं, पॉलीगैमी को अलाउ नहीं करते। तो उस सोसाइटी में मैरिज का सिस्टम ऐसा हो जाएगा जिसमें मोनोगैमी प्रेवलेंट होगी। और सोसाइटी मान लीजिए एक इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा आ गया है जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट सिस्टम प्रिवेल कर रहा है, तो ये स्टेटलेस सोसाइटी को भी स्टेटलेस सोसाइटी को स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। मतलब इकोनॉमी ने जो है, इकोनॉमी जो मार्केट सिस्टम था उसने पॉलिटिकल सिस्टम पे इम्पैक्ट डाला कि वो स्टेटलेस से स्टेट सोसाइटी बन गई। और पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे थे कि जिसने मैरिज यानी सोसाइटी के एक जो कल्चरल ट्रेट है उस पर इम्पैक्ट डाला। तो ये जो सारे जो एलिमेंट्स होते हैं एक सोसाइटी के वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इंटर रिलेटेड होते हैं। तो इसीलिए ये कंसेप्ट कहता है कि इनको एक साथ पढ़ना चाहिए। इनको इंटर, अगर ये जैसे मान लीजिए अब ये इंटर रिलेटेड हैं, इसके साथ साथ ये इंटरडिपेंडेंट भी है,
तो फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट कहता है कि आप इनको एक साथ पढ़ा करें, इसको एक साथ पढ़ना चाहिए, इसको आप अलग अलग से नहीं स्टडी कर सकते, और एक साथ पढ़ के हम एक थ्योरी दे सकते हैं कि कैसे एक सोसाइटी में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो अपने फंक्शन के बेसिस पे उस सोसाइटी में प्रेजेंट होते हैं। फिर इसमें जैसे हमने देख ही लिया था कि इसमें अब फील्ड वर्क की तो ज़रूरत पड़ेगी किसी भी सोसाइटी को स्टडी करने के लिए, तो फील्ड वर्क भी इसका एक प्रोविजन आ जाता है फंक्शनलिज्म का। अब फंक्शनलिज्म को हम अगर समराइज करें तो फंक्शनलिज्म के क्या क्या पॉइंट्स हम कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रिवेल करता है। फंक्शनलिज्म सबसे पहले तो सोसाइटी के जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में कहता है कि सोसाइटी के कंपोनेंट्स इंटर रिलेटेड हैं। इसके अलावा ये इंटरडिपेंडेंट भी हैं, इसके कंपोनेंट्स, इनको एक साथ स्टडी किया जाना चाहिए, और हर एक जो कंपोनेंट है उसको ड्यू इम्पोर्टेंस देनी चाहिए ताकि हम हर एक कंपोनेंट के फंक्शन को समझ सके और ये समझ सके कि वो उस सोसाइटी में क्यों। अब हम बात करते हैं फंक्शनलिज्म बाय मेलानोव्स्की की। मेलानोव्स्की एक पॉलिश ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने ट्रॉब्रियन आइलैंड पे 3 साल तक रहकर वहाँ पर फील्ड वर्क करा, वहाँ के कल्चर को समझा और अपनी एक थ्योरी दी, दैट इज थ्योरी ऑफ नीड्स। अब ये बेसिकली बायोलॉजिकल नीड्स की बात करते हैं और बायोलॉजिकल नीड्स से कैसे कल्चर का डेवलपमेंट होता है इस बारे में बताते हैं, इसलिए इसे बायोकल्चरल थ्योरी भी बोला जाता है। अब ये थ्योरी क्या कहती है इसको जानते हैं। सबसे पहले मेलानोव्स्की कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है उसकी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं। अब ये नीड्स जो हैं वो मेंटल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो इसको साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म भी इस कंसेप्ट को बोला जाता है। फिर सेकेंड पॉइंट ये कहते हैं जो इंडिविजुअल की नीड्स होती हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए कल्चरल मैकेनिज्म डेवलप होता है। इसके अलावा ये बताते हैं ह्यूमन बीइंग की जो प्राइमरी या बेसिक नीड्स होती हैं जब वो सेटिस्फाई हो जाती हैं फिर दूसरी नीड्स जो है वो अराइज होती हैं। अब ये 3 तरह की नीड्स इस बेसिस पे ये बताते हैं। ये कहते हैं कि सबसे पहले प्राइमरी नीड्स की अगर हम बात करें तो प्राइमरी नीड्स को बेसिक नीड्स भी बोला जा सकता है, और ये बेसिक नीड्स जनरली बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं। तो ये बताते हैं कुछ एक प्राइमरी नीड्स या बेसिक नीड्स को ये डिफाइन करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग की प्राइमरी नीड है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के लिए ह्यूमन जो है उनको खाना खाना पड़ेगा, और खाना खाने के लिए ये हंटिंग एंड गैदरिंग का कंसेप्ट देते हैं। मेटाबॉलिज्म को फुलफिल करने के लिए हंटिंग एंड गैदरिंग डेवलप हुई, हंटिंग एंड गैदरिंग शुरू हुई। फिर रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग की एक बेसिक नीड है, रिप्रोडक्शन के लिए ही मैरिज का या किनशिप का कंसेप्ट आया। इसके अलावा बॉडीली कंफर्ट के लिए शेल्टर का कंसेप्ट आया। इस तरह से और भी कुछ नीड्स हैं जैसे कि सेफ्टी के लिए प्रोटेक्शन, मूवमेंट के लिए एक्टिविटीज़ करता है ह्यूमन बीइंग, अपनी ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग, और हेल्थ के लिए हाइजीन। अब ये प्राइमरी नीड्स हो गई। इसके बाद जो सेकेंड नीड की बात ये करते हैं दैट इज इंस्ट्रूमेंटल या डिराइव नीड्स। इंस्ट्रूमेंटल या डिराइव नीड्स होती हैं जो अपने एम को सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन बीइंग की नीड्स जो है वो डेवलप होती हैं। इसके लिए सबसे पहले आता है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। 4 तरह के इंस्टीट्यूशंस इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बात करें, ये एक ऐसा कल्चरल अपैरेटस है जो डील करता है जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स हैं उन चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए, उन चीज़ों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और कैसे वो चीज़ें कंज्यूम होंगी उस जिस मैकेनिज्म से जो इंस्टीट्यूशन डेवलप डील करता है, दैट इज़ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा दूसरा जो इंस्टीट्यूशन होता है दैट इज़ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या सेटअप है जिसके पास कुछ अथॉरिटी या पावर होगी जो सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी को स्टेबलाइज करने के लिए जो ज़रूरी होती हैं उसके लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है। इसके अलावा एजुकेशन, ये तीसरी डिराइव नीड बताते हैं। एजुकेशन के लिए इनका कहना है कि ह्यूमन के भी किसी भी इंडिविजुअल के पास एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो अपने ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम्स इन सब को मेंटेन कर सके। जो चौथी इंस्ट्रूमेंटल या डिराइव नीड की ये बात करते हैं दैट इज़ सोशल कंट्रोल। अब सोशल कंट्रोल अपना जो कस्टम है, अपना जो ट्रेडिशन है उसको बनाए रखने के लिए कुछ एक लॉज होने चाहिए, कुछ एक रूल्स होने चाहिए जिसको मेंटेन करा जा सके, इसलिए सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म ज़रूरी है। फिर मेलानोव्स्की ने कहा है कि ये 4 इंस्ट्रूमेंटल जो नीड्स हैं इनको और प्राइमरी नीड्स जो हमने पहले पढ़ी थी उनको इंटीग्रेट करने के लिए एक इंटीग्रेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। इसलिए थर्ड जो है नीड की बात करते हैं दैट इज़
इंटीग्रेटिव नीड। अब इंटीग्रेटिव नीड में हमारे कुछ सोशल नॉर्म्स, हमारी मॉरल वैल्यूज, कस्टम्स, मॉरल वैल्यूज, नॉर्म्स, हमारे स्टैंडर्ड्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हम सेरिमोनियल एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी एस्थेटिक सेटिस्फेक्शन के लिए, तो वो बाकी जो इसके अलावा जो दो नीड्स थी, प्राइमरी नीड्स और इंटीग्रेटिव डिराइव्ड या इंस्ट्रूमेंटल नीड्स, उनको इंटीग्रेट करने के लिए ये सब ज़रूरी होता है। ये तो रहा फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट इनके अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं इस फंक्शनलिज्म के कंसेप्ट की कुछ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में मेजरली यही है कि ये कहते हैं कि हर एक जो फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट कहता है कि कोई भी सोसाइटी के एलिमेंट्स है, सोसाइटी के पार्ट्स हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि कितना, अब ये इंटरडिपेंडेंस तो हर एलिमेंट में बहुत ज़्यादा है और किसी भी सोसाइटी में जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो किस लिमिट तक उनकी इंटरडिपेंडेंस को स्टडी करा जाए, उनकी इंटीग्रिटी को स्टडी करा जाए कि हम एक ऑर्गेनाइज थ्योरी दे पाएँ। तो वो लिमिट इस फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट ये डिफाइन नहीं करता, इसलिए ये इसका सबसे बड़ा। इसके बाद हम फंक्शनलिज्म को नोट से रीड आउट करते हैं, फिर हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म शुरू करेंगे। फंक्शनलिज्म इन एंथ्रोपोलॉजी emerged as a reaction to classical evolution and diffusionism. Functionalism said that evolution had definitely taken place and diffusion occurred in terms of space and time. लेकिन ये जो कंसेप्ट है डिफ्यूजन का, ये ऑथेंटिक हिस्टोरिकल फैक्ट्स की डिमांड करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फैक्ट्स की अच्छी खासी स्कार्सिटी है। ब्राउन सेड दैट वी शुड स्टडी सोसाइटी एज इट एग्जिस्ट नाउ, मतलब प्रेजेंट में सोसाइटी को स्टडी करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी देनी चाहिए। ये जो कंसेप्ट है फंक्शनलिज्म का, ये हर्बर्ट स्पेंसर से इंस्पायर्ड है, जो सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, तो हर एक जो सिस्टम है वो अपने आप में कुछ ना कुछ फंक्शन होता है उसका, इसीलिए वो बॉडी में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से ये कहते हैं जो सोसाइटी होती है उसके भी जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशंस या ग्रुप्स होते हैं, उनके कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, इसलिए वो किसी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। फिर ये नेक्स्ट इंस्पायर होते हैं एमिल दुर्खिम से, जो कहते हैं सोसाइटी एंड इट्स मेंबर टेंड्स टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो इस वजह से वो अपने इक्विलिब्रियम में रहने के लिए अपने इंस्टीट्यूशंस या कंपोनेंट्स को डेवलप करते हैं। अब फंक्शनलिज्म के मीनिंग की बात करते हैं। फंक्शनलिज्म इज द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन सोसाइटीज फंक्शंस, और ये फंक्शनलिज्म की स्टडी इन्होंने अपनी बेसिक सिंपल सोसाइटीज की स्टडी के बेसिस पर दी है। सोसाइटी या कल्चर व्हाटसोएवर द यूनिट ऑफ स्टडी, ये वो एक सिस्टम होता है लाइक एनी अदर सिस्टम, जैसे कोई एटॉमिक सिस्टम या सोलर सिस्टम, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका कुछ बेसिक फंक्शन होता है उन कंपोनेंट्स का, और वो अपने अपने आप को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए वो एग्जिस्ट करता है। सेकेंड पॉइंट, एज अ सिस्टम सोसाइटी और कल्चर कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स, ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस और एसोसिएशंस, जो कि इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इंटीग्रेटेड होते हैं। जैसे कि ये जो नेक्स्ट डायग्राम है वो एक्सप्लेन करा है, जैसे किनशिप, मैरिज, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सोसाइटी के कंपोनेंट्स होते हैं। ये इंटरडिपेंडेंट भी है, इंटीग्रेटेड भी है। इंटीग्रेटेड तो वो एक ही सोसाइटी में है इसलिए इंटीग्रेटेड है, इंटर रिलेटेड भी है और इंटरडिपेंडेंट भी है। Each part functions in itself as well as in relation to the other parts. For example, emergence of state from stateless society. अब ये पॉलिटिकल चेंज आया है। पॉलिटिकल चेंज आया किस वजह से है? ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस। इकोनॉमिक रीजन, मार्केट सिस्टम आ गया, कंपटीशन बढ़ गया, तो इस वजह से जो अगर कोई भी है, अगर कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होगा, एनआरकी होगी मान लीजिए, तो पॉलिटिकल सिस्टम की एब्सेंस में ये मार्केट सिस्टम ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, इसलिए स्टेटलेस से स्टेट सोसाइटी का एमरजेंस हुआ। तो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से पॉलिटिकल चेंजेस आ गए, तो हर जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, और एक कंपोनेंट में चेंजेस से अदर कंपोनेंट में भी चेंजेस आ जाएंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, अ चेंज इन वन पार्ट विल ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द अदर पार्ट्स। वी शुड असाइन इक्वल importance to all the parts of the society and parts should be studied in a system of relationships. Next point, since it is here and now study of society functions, fieldwork becomes the central method of functional inquiry. तो fieldwork इसके लिए ज़रूरी हो जाता है। अब फंक्शनलिज्म के बेसिक प्रीमाइसेस को समराइज करते हुए हम देखते हैं कि सोसाइटी में वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इंटर रिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट है, और हर एक कंपोनेंट को ड्यू इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए उस कंपोनेंट की इंपॉर्टेंस के, उस कंपोनेंट के फंक्शन को समझने के लिए। अब फंक्शनलिज्म बाय मेलानोवस्की देखते हैं। मेलानोवस्की एक पॉलिश ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। He did his fieldwork in Trobriand Island.
He lived there for 3 years and conducted field study and gave the theory of biocultural functionalism, जिसको theory of need भी बोला जाता है, and इस theory का mention इन्होंने करा था अपनी book Family Amongst Australian Aborigines में। Theory of need क्या कहती है? सबसे पहले ये कहती है all individuals have the needs and needs are satisfied by cultural mechanism. When primary needs are satisfied, other needs arises. Malanovisky gives importance to the needs of the individual, इसलिए इनके फंक्शनलिज्म को साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म भी बोला जाता है। He explained 3 types of needs. सबसे पहले प्राइमरी या बेसिक नीड्स जो बायोलॉजिकल नीड्स भी होती हैं, ये है मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले उसके लिए हंटिंग एंड गैदरिंग का ओरिजिन हुआ, रिप्रोडक्शन के लिए मैरिज या किनशिप का कंसेप्ट, बॉडीली कंफर्ट के लिए शेल्टर, सेफ्टी के लिए प्रोटेक्शन, मूवमेंट के लिए ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज करता है, ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग और हेल्थ के लिए हाइजीन का प्रैक्टिस करना। सेकेंड जो आती है दैट इज इंस्ट्रूमेंटल या डिराइव नीड्स। दीज नीड्स आर कंसर्न्ड विद अरेंजिंग द मीन्स फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्स। मेलेनोविस्की सेड दैट देयर आर 4 इंस्ट्रूमेंटल नीड्स। इंस्ट्रूमेंटल या डिराइव नीड्स 4 तरह की होती हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन एंड सोशल कंट्रोल। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एक कल्चरल अपैरेटस है विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, मतलब प्रोड्यूस करना कंज्यूमर के गुड्स को, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना और उनके कंजप्शन के मेथड को भी डिसाइड करना इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के अंडर आता है। सेकंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, अथॉरिटी विद इन एन इंस्टीट्यूशन मस्ट बी डिफाइंड, अथॉरिटी होनी चाहिए और उसके पास पावर होनी चाहिए, ये है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन की बात करें, ह्यूमन मटीरियल मस्ट बी मेंटेन्ड, रिन्यूड and transmitted with the full knowledge of total tradition, full knowledge to total tradition, ये education है। social control, human behavior such as customs and laws must be codified and regulated in terms of its actions and sections, this is social control। so in Malanovisky system there are 4 instrumental needs, each one has an institution attached to it, जो हमने 4 institutions ऊपर पढ़े हैं, all their institution must be integrated। इसलिए तीसरी जो need है वो arise होती है, that is integrative need। Integrative need is concerned with integration of different parts. These needs are norms, values, standards, क्या morals होने चाहिए human के। इसका example है aesthetic satisfaction के लिए human जो है वो अपनी ceremonial activities करता है, वो integrative needs है। तो यह हायरार्की ऑफ नीड्स है। सबसे पहले सबसे ज़रूरी जो होती है बायोलॉजिकल नीड्स, अगर ये सेटिस्फाई हो जाती हैं फिर अदर तरह की नीड्स जो है वो अराइज होती हैं, जो कि है इंस्ट्रूमेंटल नीड्स, और इनको इंटीग्रेट करने के लिए है इंटीग्रेटिव नीड्स। अब स्कूल के क्रिटिसिज्म की बात करें तो इट ट्राइज टू लिंक एवरी एस्पेक्ट टू अदर एस्पेक्ट, सो प्रॉब्लम अराइजेज वेयर टू स्टॉप एंड जनरलाइज द कंसेप्ट। मतलब सारे ही एलिमेंट्स कंपोनेंट्स के अगर इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, तो किस एलिमेंट पे जाकर रुके और एक थ्योरी को जनरलाइज्ड फॉर्म। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। इस कंसेप्ट को रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया था। उन्होंने अंडमान आइलैंड की स्टडी करी थी और अपनी बुक में इस स्टडी के बेसिस पे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करा था। हमने थ्योरी ऑफ नीड पढ़ी थी। थ्योरी ऑफ नीड के बारे में ये कहते हैं कि नीड बहुत ही बायोलॉजिकल वर्ड हो जाता है, बायोलॉजिकल नीड तक ही ये नीड वर्ड सीमित रह जाता है। तो इन्होंने इस नीड को रिप्लेस करते हुए टर्म दी थी नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस, नेसेसरी कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस। ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग की एग्जिस्टेंस के लिए कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती हैं, और उसको फुलफिल करने के लिए जो सोसाइटी के कंपोनेंट्स हैं, सोसाइटी में जो एलिमेंट्स होते हैं वो काम करते हैं, और उनका इसी फंक्शन की वजह से सोसाइटी में वो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे इन दुर्कीम ने कंसेप्ट लिया था कि सोसाइटी के कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, और सोसाइटी को जैसे एक ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करा गया था। ये कहते हैं कि सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑर्गेनिज्म के कुछ अगर फंक्शंस हैं, सोसाइटी ऑर्गेनिज्म के कुछ फीचर्स हैं जो फंक्शंस नहीं भी कर रहे, कुछ सिस्टम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फंक्शन नहीं भी कर रहे, उनको भी स्टडी किया जा सकता है। लेकिन सोसाइटी के जो एलिमेंट्स होते हैं जो सिर्फ फंक्शन कर रहे हैं, उन्हीं को स्टडी किया जा सकता है। इसलिए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इस स्कूल का नाम पड़ा, कि ऐसे स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना जो किसी ना किसी तरह का फंक्शन कर रहे हैं और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने जो दूसरे कंसेप्ट दिए थे उनमें से एक है सोशल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। सोशल स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे सोसाइटी के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो सोसाइटी विद इन द सोसाइटी अरेंज्ड हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो सोसाइटी में किस तरीके से अरेंज्ड है और वो किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है, वो सोशल स्ट्रक्चर हो जाएगा। सोशल फंक्शन का कंसेप्ट इन्होंने एक और दिया था कि सोसाइटी के जो एलिमेंट्स हैं
वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और वो कैसे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने फंक्शनल यूनिट का कंसेप्ट दिया था, जो कहता है ऑल द पार्ट्स ऑफ द सोशल सिस्टम आर वर्किंग टुगेदर इन अ हार्मोनियस मैनर। इसी तरह से सोसाइटी के जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए सोसाइटी जो है वो अच्छे से फंक्शन कर पा रही है। ये कहते हैं कि सोसाइटी के डिफरेंट एलिमेंट्स या पार्ट्स जो हैं वो कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो जिस नीड फुलफिलमेंट की इन्होंने बात करी थी वो नीड फुलफिल हो रही है। अब वो नीड फुलफिल हो रही है, इसी वजह से जो सोसाइटी है वो कंटिन्यू कर पा रही है। तो इस तरह से ये बताते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट, कि सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर है वो जिस तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उस तरह की सोसाइटी उस बेसिस पे जितने अच्छे से फंक्शन परफॉर्म कर रही है उतने अच्छे से सोसाइटी कंटिन्यू कर पा रही है। तो ये था स्ट्रक्चर। So today we covered the core ideas of functionalism. If you found this video helpful, don't forget to like the video and subscribe to Anthro Adda for more UPSC oriented anthropology content.